एमसीक्यू गुरुकुल के साथ बीपीएससी पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 45 पीपीएससी प्रीलिम्स पार्ट 3 वीडियो रिलीज कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पीपीएससी के पीवाईक्यूज को इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। अगर आपने पहले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले 2 वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज में हम 45 बीपीएससी प्रीलिम्स से 78 बीपीएससी प्रीलिम्स तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे, उनसे जुड़े तथ्यों को शामिल करेंगे जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। दोस्तों, आज हमने 45 बीपीएससी प्रीलिम्स के पार्ट 3 वीडियो में 20 प्रश्नों को शामिल करा है और वो 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके नियंत्रण में कार्य करती है? अंडर हुज अथॉरिटी डज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? आपके ऑप्शन हैं न्यायतंत्र, विधानमंडल, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधानमंडल। आइए चलते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के ऊपर नजर डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका के हैं संसद को उत्तरदायी होते हैं। विधायिका यानी कि जो संसद में सांसद हैं हमारे, वो नीतियों का निर्माण करते हैं और कार्यपालिका उन नीतियों को लागू करती है। कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका निगरानी रखता है और जैसे प्रश्नकाल विशेष समितियों के माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती, विधायिका के अधीन होते हैं। कैसे समझिए, विधायिका हो गए जो हमारे सांसद महोदय हैं और कार्यपालिका हो गए जो आईएएस आईपीएस या स्टेट में जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो आगे चल के आप बनेंगे, वो कार्यपालिका होते हैं। तो कार्यपालिका उन विधायकों के द्वारा बने गए कानूनों को लागू करती है, उनके कार्यों को लागू करती है, उनके उनके काम करती है, जो भी बिल्स हैं, जो भी योजनाएं उन पर काम करती है और विधायिका उस पर निगरानी रखती है। किसके माध्यम से? प्रश्नकाल और विशेष समितियों के माध्यम से। तो इस प्रकार से कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होते, ये विधायिका के अधीन होते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल किस अवधि को दर्शाता है? In Indian parliamentary proceedings, what does the term 0 hours refers to? आपके ऑप्शंस हैं, जिस दिन संसद में कोई कामकाज नहीं होता है, द डे व्हेन नो बिजनेस इज कंडक्टेड इन पार्लियामेंट। निलंबन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगित अवधि, एडजॉर्नमेंट पीरियड, प्रश्नोत्तर सत्र, क्वेश्चन आंसर सेशन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्नोत्तर सत्र। मतलब जब प्रश्न और कोई भी संसद के सदस्य चाहे पक्ष के हों, कोई प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जब जवाब किसी भी वित्त मंत्रालय के मंत्री के द्वारा या राज्य मंत्री के द्वारा, कैबिनेट मंत्री के द्वारा जब ये जवाब दिया जाता है, इस अवधि को शून्यकाल की अवधि कहा जाता है। ठीक है, शून्यकाल जो है संसद में प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद शुरू होता है। यह औपचारिक रूप से निर्धारित समय नहीं है, परंतु परंपरागत रूप से दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है और इस अवधि में सांसद अत्यधिक सार्वजनिक मुद्दों को महत्व के मुद्दों को बिना पूर्व सूचना के उठा सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर बताया गया है कि कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है वो प्रश्न पहले ही सांसद के सामने रख दिया जाता है ताकि वो मिनिस्टर उसके प्रति जवाब रेडी करके रखेंगे अन्य अधिकारियों के निर्देश के हिसाब से। लेकिन होता क्या है कि शून्यकाल के समय कोई भी सांसद परंपरागत रूप से 12 बजे शुरू होता है और कोई भी सांसद इसमें सार्वजनिक मुद्दों को बिना सूचना की भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 10 कर्तव्यों को भारतीय राजनीतिक शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है? What is the name given to the 10 duties introduced by the 42nd Amendment, Constitutional Amendment in Indian political terminology? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, पंचायती राज सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पंचायती राज, और डी, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक और सामाजिक दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिशों को जोड़ा गया। तो ये याद रखेंगे कि इस मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सी संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ये कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में उल्लेखित किए गए। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था
और ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51(1) में उल्लेखित किए गए हैं। इनकी शुरुआत में इसकी संख्या 10 थी और इसको 10 आज्ञाएं भी कहा जाता था। ये कभी में भी पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता पूछेगा, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि 42वें संशोधन की 10 आज्ञाएं क्या है, तो वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, इसकी कुल संख्या 11 हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पंचायती राज सिस्टम प्लेस्ड? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, दैट के प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाए। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, इसमें पंचायतों की संरचना, शक्ति और कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन है। तो ये याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसको संविधान की किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में जोड़ा गया है। और भाग 9 में क्या है कि पंचायतों की संरचना, शक्ति, कार्यप्रणाली का विस्तृत वर्णन है। ठीक है। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 2 पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1992 में 73 संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर संविधान के प्रावधानों की प्राथमिकता होगी? Which article of the Indian Constitution ensures that constitutional provisions take precedence over laws made by Parliament or state legislatures? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 326। तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, और यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाया जाता है तो वो सीमा तक शून्य और अमान्य हो जाएगा और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करके या अन्य माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अपील की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कस्टोडियन है संविधान का, आपको पता होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करती है या सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश देती है कि ये मौलिक कर्तव्यों का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वह कानून जो राज्य विधानमंडल या संसद के द्वारा बनाया जाता है उसको उस सीमा तक शून्य अमान्य घोषित कर दिया जाता है और इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। ठीक है। अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा में कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विधान या अधिसूचना शामिल होती है। कोई भी तरह का कानून, चाहे अध्यादेश लाया जाए, आदेश लाया जाए, नियम लाया जाए, कुछ भी लाया जाए, अगर वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध काम करते हैं तो उसको अमान्य घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 89 में उल्लेखित है, और उपराष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिसियो रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये कि ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति घोषित होता है, ये बस याद रखना है। अनुच्छेद 89 की नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए निम्नलिखित आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द लोकसभा? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई। आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, इसमें 530 राज्यों से और अधिकतम 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। एक चीज़ ये याद रखना है कि जितने भी मैं फैक्ट्स ऐड कर रहा हूँ उन सारे फैक्ट्स में मैंने अनुच्छेद, उससे जुड़े नियम या संविधान से जुड़े हुए कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या कुछ भी है तो मैंने फैक्ट में आता है सम्मिलित किया हुआ है। आगे पीछे भी जितने प्रश्न आपने देखे सब में देखे होंगे कि संविधान का हमने उसमें वो आर्टिकल जरूर ऐड करा हुआ है, तो ये हमेशा याद रखना है। जैसे कि ये हो सकता है आने वाले 71 BPSC एग्जाम में ये पूछ दे
कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है, संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 84 में उल्लिखित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, IRDP कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDP प्रोग्राम? आपके ऑप्शन है निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑप्शन बी धनी राजकोषीय प्रबंधन, साउंड फिस्कल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी बैंकिंग सुधार और बैंकिंग रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन। चलते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। IRDP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1978 में सभी क्षेत्रों में की गई थी और 1980 में इसको पूरे देश में लागू किया गया। तो ये दोनों टर्म ऐड करने का मतलब क्या है कि IRDP की शुरुआत कब हुई? 1978, लेकिन ये लागू पूरे देश में लागू हुआ 1980। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार प्रदान करना था। ठीक है। इसके लिए ऋण, अनुदान इत्यादि प्रोवाइड किए जाते हैं और इसका वित्त पोषण राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50-50 के अनुपात में करती है। मतलब 50% फंडिंग राज्य सरकार करती है और 50% फंडिंग केंद्र सरकार करती है। ठीक है। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण और महिलाओं के लिए 40% आरक्षण निर्धारित किया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। सापेक्ष निर्धनता का आशय किससे? व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू? ऑप्शन है दिवालियापन, व्यापार चक्र, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं और आर्थिक असमानताएं। तो रिलेटिव पॉवर्टी किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं और सही ऑप्शन है आर्थिक समानताएं, आर्थिक असमानताएं, इकोनॉमिक इक्वालिटीज। ठीक है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति परिवार की आय देश के औसत आय से काफी कम होती है। और सापेक्ष निर्धनता को सापेक्ष अभाव भी कहा जाता है क्योंकि ये पूर्ण गरीबी से अलग होती है। पूर्ण गरीबी क्या हुआ कि मतलब जो देश की आय है उसके अनुपात में मतलब जीरो है, वो कुछ नहीं कमा पा रहे, तो ये पूर्ण गरीबी हो गई। ये सापेक्ष अभाव इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देश की औसत आय x है और आप उससे x-5 यानी कि 10 रुपए है तो आप 4 रुपए ही कमा पा रहे हो, जिसको कहते हैं सापेक्ष अभाव। ठीक। यह निर्धनता आर्थिक असमानताओं को दर्शाती है जहाँ कुछ लोग समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में कम संसाधनों के साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? हु कंप्लाइज द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? ऑप्शन है योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO जो होता है भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है और ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े को संकलित करता है तथा विभिन्न अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के डाटा को भी ये पब्लिश करता है। ठीक है। और CSO जो है आर्थिक और औद्योगिक सांख्यिकी तैयार करने के साथ साथ आर्थिक जनगणना का कार्य भी करता है। तो ये CSO के बारे में से कुछ फंडामेंटल्स हैं CSO के, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरी क्षेत्र में कौन सा प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है? विच मेजर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज लोकेटेड इन मुरी? ऑप्शन है एल्यूमिनियम निर्माण, कॉपर निर्माण, इस्पात निर्माण और रासायनिक खाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम निर्माण। मुरी झारखंड राज्य के रांची स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ इंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का मुरी वर्क्स भारत की पहली एल्यूमिनियम रिफाइनरी है। उसकी स्थापना 1948 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा की गई थी, इंडेल द्वारा। और 2005 में इंडेल्को ने इंडेल का अधिग्रहण कर इसे अपने अधीन कर लिया। अब आप ये पूछेंगे ये पूरी तो झारखंड में, बिहार में क्यों ये प्रश्न पूछा गया है? क्योंकि 45 बीएससी प्रीलिम 2002 में हुआ था और उस वक्त तक तुरंत झारखंड आज़ाद हुए थे। ठीक है। तो इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते थे झारखंड से जुड़े हुए या अन्य झारखंड के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े हुए आगे प्रश्न और आएंगे, आप देखेंगे कि झारखंड से बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए। ठीक है। तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये झारखंड का ये सूचना गलत है, हो सकता है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाए तो 1 मिनट में प्रश्न सॉल्व होता है। जस्ट याद रखना है, रिमेंबर रखना, रिमेंबर टू ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया जैसे बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? और विच रिवर आर द मैथन, बेल पहाड़ी एंड तिलैया डैम्स बिल्ट? आपके ऑप्शन से दामोदर, बराकर, वनार और बोकारो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बराकर।
हाँ, बराकर नदी दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। मतलब दामोदर नदी की ही एक सहायक नदी बराकर नदी है। और आपको पता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध इसी बराकर नदी पर स्थित है। और ये सभी बांध दामोदर घाटी निगम डीवीसी की बहुप्रतीक्षित योजनाओं का हिस्सा है। डीवीसी परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 1948 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। दामोदर घाटी निगम शुरुआत 7 जुलाई 1948। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है। और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बांध भी हैं जो किस राज्य में है और किस नदी पर यह बांध बनाया गया है, ये हमने यहाँ पर लिस्ट करा। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे बांध के नाम लिख लें या पढ़ लें। अगर आप पहले से हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। जैसे और इसमें जो है प्रमुख प्रमुख बांध जो है हमारे अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का एक शेषाचलम बांध है, श्रीशैलम बांध। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कभी कभी ये बांध के बारे में पूछ दिया जाता है कि किस राज्य में स्थित है या किस नदी पर स्थित है, इसलिए हमने दोनों फैक्ट को इसमें शामिल करा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर जल को त्रिवेणी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? द त्रिवेणी कैनाल गेट्स इज वाटर फ्रॉम रिवर। आपके ऑप्शन हैं सोन, कोसी, गंडक और मयूराक्षी। त्रिवेणी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर प्रणाली बिहार राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। ये आपकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ज्योग्राफी में 7 से 8 क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में आता है। तो नहर प्रणाली और जो है यहाँ की नदियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो उसी में त्रिवेणी नहर प्रणाली है, जिसको याद रखना है। और इससे जुड़े जो फैक्ट है, इतना इनफ है। ठीक है। तो त्रिवेणी नहर प्रणाली बिहार राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इस नहर को जलापूर्ति गंडक नदी से की जाती है, क्योंकि ये उसी पर आधारित है। ठीक है। और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल से निकलती है। यह नदी गंगा के एक बाएं तट की सहायक नदी है और उसका उद्गम नुबेले हिमाल हिमनद से होता है। ये याद रखना, ये पॉइंट कि गंडक नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? नुबेने नुबीने हिमाल हिमनद। ओके। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? Among the following which Indian state has the highest population density? ऑप्शंस है दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। हाँ, ये सॉरी, मैं बोलना भूल गया था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अधिक है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या पूछा गया, किस राज्य में है? ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, ये राज्य नहीं है। तो राज्य हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो और भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का घनत्व 829 है, उत्तर प्रदेश 829 है, और 868 है केरला का। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और ये आप एक चीज और यहाँ पर एक फैक्ट डाटा देख सकते हैं कि 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसकी जिसकी की सॉरी, हाँ, संख्या घनत्व वाला प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 में है बिहार। उसके बाद है पश्चिम बंगाल 1028। तीसरा है केरला 860 और चौथा उत्तर प्रदेश। तो चूंकि बिहार हमारे ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए हमने पश्चिम बंगाल को चूज किया, जो सेकंड हाईएस्ट है। और फर्स्ट जो है जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। हम अपने बिहार का है, ये याद रखना है। और उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड है। ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? ऑप्शन से है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आप सोच रहे होंगे पंजाब या हरियाणा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस तरह से दालों में मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये भी पंजाब हरियाणा नहीं है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन का अग्रणी राज्य है। और 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 19% था, जो कि हाईएस्ट है। और भारत में उत्पादित कुल गेहूं का 32% केवल उत्तर प्रदेश में होता है। ये राज्य न केवल गेहूं बल्कि चीनी उत्पादन में देश में पहले स्थान। आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीनी के मिल्स हैं। उस तरह से चीनी उत्पादन में और गेहूं उत्पादन में राज्य अग्रणी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? हाउ मेनी आइलैंड्स टुगेदर फॉर्म लक्षद्वीप? ऑप्शंस हैं 17, 27, 36 एंड 47। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 36।
लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो 36 द्वीपों से मिलकर बना है, और लक्षद्वीप का नाम संस्कृत और मलयालम में लक्षों द्वीप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यद्यपि वास्तविक संख्या 36 है। ठीक, यह केंद्र शासित प्रदेश 12 एटोल, 3 रीफ और 5 जलमग्न तक 10 फंसे हुए द्वीपों से बना हुआ है। ये याद रखना है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में कभी कभी पूछ देता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी एक दो एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, इसका मुझे याद है कि लक्षद्वीप में या कितने एटोल से मिलकर बना हुआ है, या लक्षद्वीप में कितने एटोल्स अवेलेबल हैं, या कितने एटोल्स को मिलाकर लक्षद्वीप बनाया गया है, वो 12 एटोल होंगे। ठीक है, और मिनिकॉय द्वीप इसका सबसे दक्षिणी और अमेंडे द्वीप सबसे उत्तरी भाग है। से फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो लक्षद्वीप का नॉर्थ भाग जो है अमंडे द्वीप है, और साउथ भाग जो है वो क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशिया के प्रमुख जलप्रपातों में से एक हुरंडू, ठीक है, हुरंडू किस स्थान पर स्थित है, सॉरी। वन ऑफ द एशिया सिग्निफिकेंट वाटरफॉल्स हुरंडू इज लोकेटेड नियर विच प्लेस? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर और बोधगया। दोस्तों इसका सही आंसर है रांची। लेकिन ये 2002 का प्रश्न है, इसलिए झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे जुड़े एक दो तथ्य देख लेते हैं कि हिरण्य जलप्रपात झारखंड राज्य की राजधानी रांची के समीप स्थित है, और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। और ये कुछ जलप्रपात हैं, जैसे कि जोग जलप्रपात, ये शिमोगा जिले में है। दूधसागर जलप्रपात ये मंडोवा नदी में कर्नाटक और गोवा में है। इसी तरह से अलग अलग जलप्रपात हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे जलप्रपात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिनको कि याद रखना चाहिए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राईलैंड एरियाज? ऑप्शन से गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूंगफली। इसमें कुछ तथ्य इतने जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। नेसेसरी कंटेंट हम आपको देना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी प्रति मिनट लगभग कितनी गति से अपने परिधि के चारों ओर घूमती है? व्हाट अप्रोक्सीमेट स्पीड डज द अर्थ रोटेट पर मिनट अराउंड इट्स सर्कमफ्रेंस? मतलब फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, ये सारा ये पूरा गोल नहीं बना, तो ये अपने सर्कमफ्रेंस के चारों ओर घूमती है। तो जब चारों ओर घूमती है तो कितनी की गति से घूमती है? ऑप्शन है 27.8 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 27.8 किलोमीटर। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, इसे रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक धुरी पर ये पॉइंट पे घूमती रहती है, और ये पूर्ण घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, जिससे कि एक दिन और रात होती है। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। और पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर लगभग 40,075 किलोमीटर, ये याद रखना है। ठीक है, इस परिधि को 14 से 40 मिनट से विभाजित करने पर पृथ्वी की घूर्णन गति 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की प्राप्त होती है। तो मतलब ये भूमध्य रेखा पर लगभग कितना है, 40,075। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा पर लगभग इतनी किलोमीटर की है। ठीक है, भूमध्य रेखा मतलब बीचों बीच, ऐसे समझो। और एक मिनट घूर्णन कितने मिनट में पूरा करती है? तो 1440 मिनट में। ठीक है, तो जब इतनी गति 40,075 किलोमीटर को 1440 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से पृथ्वी घूमती है। तो ये 27.8। यह गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है क्योंकि अपनी परिधि सबसे बड़ी होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं परिधि घटती जाती है और गति कम हो जाती है। ये सब नॉर्मल फिजिक्स की 8 क्लास की चीजें हैं, फिर हमने ऐड करा है जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। और आखिरी प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मुख्यतः किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? ऑप्शंस हैं प्राचीन वलित पर्वत, तरुण वलित पर्वत, पर्वशिष्ट पर्वत और ब्रह्मसोता या ब्लॉक पर्वत। सबसे पहले तो इसका आंसर है, देखते हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी, तरुण वलित पर्वत। हम देखते हैं वलित पर्वत क्या है। तो वलित पर्वत जो होता है, वलित पर्वत का निर्माण तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटों की संकुचन के कारण चट्टानें मुड़कर ऊपर आ जाती है। मतलब इसे ऐसे समझो, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट, ये दोनों टकराई, ये टकराई तो ये भाग ऊपर चला गया। ठीक है, और ये भाग जब ऊपर गया तो इसी को कहते हैं वलित पर्वत। तरुण वलित पर्वत मतलब, तरुण मतलब जैसे हिंदी शब्द होता है कि तरुण को क्या कहा जाता है, नया।
ठीक है। तो तरुण वलित पर्वत जो है नया होता है, क्योंकि ये सबसे मतलब जब टेक्टोनिक प्लेटें जब टकराई तो सबसे बाद जो टेक्टोनिक प्लेट टकरा करके एक पहाड़ी आकृति ऊपर आया, उसको तरुण वलित पर्वत कहते हैं, जो नया होता है। इसकी चोटियां तीव्र ऊंची तथा शंक्वाकार होती हैं। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है, जो एक तरुण वलित पर्वत है। ये आपको सबको पता होगा। उसी तरह से हिमालय, अल्प्स, एंडीज और रॉकी पर्वत श्रृंखलाएं तरुण वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। और इन पर्वतों में भूकंपीय गतिविधियां अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि ये सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर निर्भर करती है। अभी भी भूकंप की गतिविधि देखोगे आप नेपाल में, लास्ट 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भूकंप आया था। क्योंकि वो हिमालयन प्लेट्स के ऊपर है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी जीवित हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सक्रिय हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंपीय गतिविधियां अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम 3 प्रश्न इसमें ऐड कर रहे हैं हर वीडियो के भांति, जिसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन वलित पर्वत क्या होता है? अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? और पंचरोसा या ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? जो आपके ऑप्शंस में भी थे लास्ट क्वेश्चन के आंसर में। ये तीनों प्रश्नों के आंसर एक एक लाइन के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उसके बाद जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें कि इसका सही आंसर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो MCQ ग्रुप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।